हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं बीके पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी कैफे कॉन्सेप्ट से कट ऑफ तक पर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूं आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे इस कोरोना महामारी में, अपने परिवारजनों के साथ स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने आप को इस बीमारी से बचाए हुए होंगे। दोस्तों, आप सबको पता है कि हम लोगों ने रेलवेज के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का हम लोगों ने एक सेशन स्टार्ट किया। सेशन को काफी अच्छा आपकी तरफ से प्यार मिल रहा है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। ज्यादा से ज्यादा आप लोग संख्या में जुड़ रहे हैं, अच्छा रेस्पॉन्स कर रहे हैं, क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं और सेशंस आपको पसंद भी आ रहे हैं। लेकिन पिछले 2-3 दिन से नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से लाइव क्लास में हमें दिक्कतें आ रही थी। तो आज से क्लासेस जो आपको मिलने वाली है, रिकॉर्डेड मिलने वाली है। रिकॉर्डेड क्लास में मैं डेली एक पेपर के 25 क्वेश्चन साइंस के आपको सॉल्व करवा दूंगा और काफी अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ताकि आपको जो कंटेंट मिलना चाहिए वो आपको मिल जाए। जैसे ही जयपुर में पहुंचूंगा, आपकी लाइव क्लासेस डिजिटल बोर्ड पर बहुत ही बेहतर तरीके से स्टार्ट हो जाएंगी। तब तक के लिए आपको अपने की पढ़ाई को कैसे भी करके रुकने नहीं देना है, कैसे भी करके डिस्टर्ब नहीं होने देना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। जी जान से शेयर कर दीजिएगा, दबा के शेयर कर दीजिएगा। सेशन बड़ा प्यारा, बड़ा शानदार होने वाला है। और 2 दिन से ये सेशन हमारा डिस्टर्ब हो रहा था, आज कैसे ना कैसे करके हम इसे लेके ही रहेंगे। तो क्वेश्चन आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद करता हूं आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। रिकॉर्डेड क्लास है, लेकिन कंटेंट के मामले में ये क्लास आपको बहुत ही प्यारा अनुभव देगी। दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। चलिए, तो आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पर। और क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है। वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है क्या कहलाते हैं? द सब्सटेंसेज हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडिया आर कॉल्ड। ऑप्शंस में है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, एसिड बेस इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स एंड नेचुरल इंडिकेटर्स। याद कीजिए एसिड और बेस की लास्ट क्लास, जहां पर मैंने आपको सूचक पढ़ाए, इंडिकेटर पढ़ाए, जिनको संकेतक भी आप कहते हैं। सूचक वे पदार्थ हैं, वे केमिकल्स हैं या वे नेचुरल या आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस हैं जो हमें ये बताते हैं कि कौन सा विलियन, कौन सा सोल्यूशन एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। यानी अम्ल और क्षार में अंतर करने के लिए हम जिन पदार्थों को काम में लेते हैं उन्हें हम सूचक कहते हैं। सूचक नेचुरल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। नेचुरल में हमने सूचकों की बात की। प्याज का रस, वनीला, लौंग का तेल, लिटमस, हाइड्रेंजिया, पिटूनिया, जिरेनियम, हल्दी, ये सब क्या थे? ये सब नेचुरल इंडिकेटर्स थे, प्राकृतिक सूचक। और कृत्रिम इंडिकेटर्स की आप बात करेंगे तो कृत्रिम इंडिकेटर्स में आपको फिनोफ्थेलिन, मिथाइल ऑरेंज, ब्रोमोमिथाइल ब्लू ऐसे नाम मिलेंगे। अम्ल और क्षार के साथ ये अलग अलग व्यवहार दर्शाते हैं, जिनको देखकर हम पहचान कर लेते हैं कि कौन सा सोल्यूशन एसिडिक है, कौन सा सोल्यूशन बेसिक है। ठीक है, अब ऑप्शन में आपको ढूंढना है कि गंध के द्वारा जो बताते हैं हमें एसिडिक और बेसिक की पहचान। अभी आपको हिंट दे दी है मैंने, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, स्टार्ट हम अपने सेशन को कर रहे हैं और ये लीजिए, बिल्कुल बहुत ही प्यारे तरीके से स्टार्ट में अभी इसको कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, आंसर बनेगा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इनको देखिए, जो घ्राण वर्ड है ये घ्राण का मतलब ही होता है गंध। क्लियर? हमारे ब्रेन में जो ऑल्फैक्टरी लोब्स पाई जाती हैं, उनका भी काम क्या है बताइए? उनका भी काम है गंध का अनुभव करवाना। क्लियर? तो घ्राणीय सूचक, गंधीय सूचक कौन कौन से हैं? 3 नाम है, मैं नाम बता देता हूं। वनीला, प्याज का रस, सैप ऑफ अनियन, और तीसरा लौंग का तेल, क्लोव ऑयल। ये तीनों जो हैं ये क्या है बताइए? ये तीनों जो हैं, ये तीनों हैं आपके ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब ये कैसे पता लगाते हैं दोस्तों? अम्लीय विलयन में जब डालते हैं तो इनकी जो गंध है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। यानी अम्लीय विलयन में इनकी जो गंध है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता। लेकिन जैसे ही आप इनको क्षारीय विलयन में डालते हो, इनकी गंध क्या हो जाती है? कमजोर पड़ जाती है या गंध समाप्त हो जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? याद ये रखेंगे कि अम्लीय विलयन के साथ गंधीय सूचकों की गंध पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन क्षारीय विलयन में जैसे ही आप इन्हें डालेंगे तो इनकी गंध क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे दी है।
तीन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आते हैं। एक क्वेश्चन और से रिलेटेड आता है कि कोई लड़की है और वो लड़की कलर ब्लाइंड है। कलर ब्लाइंड का मतलब वो लड़की वर्णांध है। वर्णांध का मतलब उसको लाल और हरे रंग में अंतर पता नहीं चलता, रेड और ग्रीन में अंतर पता नहीं चलता, कभी कभी वर्णांधता में ब्लू भी इंक्लूड हो जाता है। तो रेड, ग्रीन और ब्लू में उसको अंतर पता नहीं चलता है। अब ऐसी लड़की कैसे पता लगाएगी कि जो विलेन है वो एसिडिक है या बेसिक है? ऑप्शन में आपको आएगा, चख कर पता लगाएगी क्या, छूकर पता लगाएगी क्या, फिनोफ्थेलीन के माध्यम से पता लगाएगी क्या, या फिर गंधीय सूचक के द्वारा पता लगाएगी? तो दोस्तों इसका आंसर भी बनेगा गंधीय सूचक के द्वारा। क्यों? क्योंकि अम्ल और क्षार बहुत स्ट्रांग होते हैं, तेजाब है, तो उन्हें छूकर और चखकर देखने का ऑप्शन ही नहीं है। आपकी स्किन, आपकी टंग, आपकी जीभ को नुकसान हो सकता है। ठीक है। तीसरी बात, जो रंग बदलकर जो इंडिकेट करते हैं उनको ये देख नहीं पाएगी, क्योंकि मैक्सिमम जहां पर भी आप एसिड बेस काम में लोगे तो वहां पर लाल, हरा, नीला इसी टाइप के कलर आपको देखने को मिलते हैं। तो रंग वाले इंडिकेटर्स भी काम में नहीं ले सकती है लड़की। इसलिए इसका भी उत्तर क्या रहेगा कि कलर ब्लाइंड अगर लड़की है तो वो घ्राण सूचक ही काम में लेकर गंध के द्वारा ही अम्ल और क्षार का क्या लगा सकती है, पता लगा सकती है। तो पहले क्वेश्चन का काफी प्रॉपर मैंने आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया है। उम्मीद करता हूं आपको काफी कुछ जानकारी यहां से मिली होगी। चलिएगा अभी आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन। 1 किलो की वस्तु, थोड़ा सा दिखने में इसका प्रॉपर सेटअप ठीक नहीं है। ये कह रहा है 1 किलो की वस्तु, कह रहा है आपसे कि 1 केजी की कोई वस्तु है और ये कहां, कितनी ऊंचाई से गिर रही है? 30 मीटर की ऊंचाई से नीचे क्या हो रही है, गिर रही है। तो ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा किया गया कार्य, बताओ इसको नीचे कौन खींच रहा है? इसको ग्रेविटेशन फोर्स नीचे खींच रहा है। तो इसके द्वारा किया गया वर्क क्या होगा? आप जवाब दीजिएगा। ऑप्शन में है 30 जूल, 0.33 जूल, 300 जूल एंड 10 जूल। चार ऑप्शंस आपके सामने है। थोड़ा सा टाइम मैं आपको दे रहा हूं, आप इसे कर लीजिए। तब तक मैं आपको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूं। दोस्तों परीक्षा एप्लीकेशन पर जिस तरह से साइंस के पेड कोर्सेज आपने पढ़े और अपनी साइंस को मजबूत किया, हजारों बच्चों ने अपनी साइंस को स्ट्रॉन्ग किया हमारे पेड कोर्सेज में पढ़कर, उसी तरीके से परीक्षा एप्लीकेशन पर मैथ्स का पेड कोर्स हम लेकर आए हैं आपके लिए। और मैथ्स का पेड कोर्स जो है वो वेल नोन टीचर जो आपके राजस्थान जयपुर में है, हरेंद्र सर, जिनका की बहुत बड़ा नाम है, जिनका बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूशन है, जिसके द्वारा वो सैटेलाइट क्लासेस के थ्रू ऑल ओवर इंडिया में हजारों सेंटर्स पर पढ़ाते हैं। बहुत ही अच्छे टीचर हैं, खुद कस्टम एक्साइज पता नहीं कहाँ कहाँ कितनी एग्जाम्स में सेलेक्ट हो रखे हैं। तो हरेंद्र सर के द्वारा मैथ्स का पेड कोर्स परीक्षा एप्लीकेशन पर लाया गया है। और ये पेड कोर्स आपको एनटीपीसी मेंस, ये कोर्स आपको अगर ग्रुप डी लेट होता है तो ग्रुप डी में काम आने वाला है। ये कोर्स आपको पटवार में काम आने वाला है। ये कोर्स आपको यूपीएसआई में काम आने वाला है। और जितनी भी एग्जाम्स में मैथमेटिक्स आती है, हरेंद्र सर का ये कोर्स आपके काम आएगा। कोर्स की फीस जो रखी है वो रखी है 2500 रुपए, जिसमें आपको इनिशियल HARENDRA हरेंद्रा 40 क्लियर, हरेंद्र 40 इस कोड पर आपको 40% के ऑफ के बाद 1500 रुपए में 9 मंथ की वैलिडिटी के लिए ये कोर्स, 9 मंथ के लिए कोर्स आपको मिल जाएगा। सारी क्लासेस जो है लाइव रहेंगी और 15 मई से ये कोर्स आपका लाइव स्टार्ट हो चुका है। तो देर बिल्कुल भी ना करें। साइंस का डर आप दूर कर चुके, मैथ का डर भी अगर आप दूर करना चाहते हैं तो परीक्षा एप्लीकेशन पर हरेंद्र सर के पेड कोर्स में अपने आप को एनरोल करें। इंक्वायरी नंबर आपका वही है 8600978622। इस नंबर पर कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन मुझे आप तक पहुंचानी थी। बहुत ही अच्छे सर हैं, बहुत ही अच्छी अप्रोच है इनकी मैथमेटिक्स में। तो आपकी मैथमेटिक्स की समस्या भी साइंस की तरह खत्म हो जाएगी। आगे आप डेमो वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आपने दिमाग लगाया होगा, न्यूमेरिकल था इसीलिए मैंने थोड़ा आपको टाइम दिया ताकि आप इसे कर लें। तब तक मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करा दी। अब जो है मैं इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको करता हूं। देखिए दोस्तों एक बात बताइए, ग्रेविटेशन जो काम करेगा वो आपको पता है किसी भी वस्तु की ऊर्जा ना तो नष्ट होती है ना वो उत्पन्न होती है ना। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पढ़ा होगा कि ना ऊर्जा नष्ट होती है ना ऊर्जा उत्पन्न होती है, केवल हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं।
क्लियर। जब ऑब्जेक्ट 30 मीटर की हाइट पर रखा था तो बताइए 30 मीटर से ये कहां आ गया, जमीन पर आ गया। क्लियर। और यहां कर ये क्या हो गया बताइए, जमीन पर गिरा तो स्टेबल हो गया होगा, रुक गया होगा। ठीक है, क्लियर। 30 मीटर की जब हाइट पर था तो इसके अंदर कौन सी ऊर्जा होगी बताओ, स्थितिज ऊर्जा। क्लियर। स्थितिज ऊर्जा होगी, वो कैसे निकलेगी, mgh से। तो ये जो ग्रेविटेशन यहां से लग रहा था उसको इस 30 मीटर पर जो स्थितिज ऊर्जा थी वो यहां कर क्या हो गई है बताइए, जीरो। यहां कर क्या हो गई बताइए, जीरो। mgh, भाई हाइट जीरो तो mgh भी जीरो, तो यहां कर इसकी एनर्जी क्या हो गई बताइए, जीरो हो गई। अब एनर्जी जीरो हो गई तो बीच में एनर्जी गई कहां, ये बीच में क्या हुआ है बताइए, वर्क हुआ है। किसके द्वारा, ग्रेविटेशन के द्वारा। और ग्रेविटेशन के द्वारा कितना वर्क हुआ है बताइए, स्थितिज ऊर्जा के बराबर। इतनी ऊर्जा थी, यहाँ के जीरो रह गई तो इतना कार्य हुआ। क्लियर। इसका मतलब किया गया कार्य किससे निकलेगा, ग्रेविटेशन के द्वारा किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा से निकलेगा। तो लगाइए फॉर्मूले में mgh। m आपके पास 1 किलो है, g की वैल्यू आपके पास 10 है, हाइट आपके पास 30 मीटर है, उत्तर आ गया 300 जूल। तो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य कितना है यहाँ पर, 300 जूल, आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जिनका भी उत्तर 300 था, बहुत ही बढ़िया अप्रोच आपने की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मेंडलीफ की पीरियडिक टेबल में एक स्थान नहीं पा सका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कुडंट फाइंड अ डेफिनाइट पोजीशन इन मेंडलीफ पीरियडिक टेबल। देखिए मेंडलीफ ने सन 1669 में मेंडलीफ ने पीरियडिक टेबल बनाई, और पीरियडिक टेबल के जो जनक हैं, पीरियडिक टेबल आवर्त सारणी के जो फादर हैं, वो मेंडलीफ को ही बोला जाता है। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग 1669 नहीं है ये, जनरली 1869 है। ठीक है, इसको हम 1869 करेंगे। ठीक है, चलिए। तो 1669, मुझे वो कोशिका की खोज और उनसे रिलेटेड डेट्स याद रह गई थी, है ना, डेट्स के मामले में थोड़ा गड़बड़ है। तो 1869 में मेंडलीफ ने ये काम किया, और मेंडलीफ के बाद 1913 में मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और ये किसकी थी बताइए, ये थी आपके मोजले की। ठीक है, दोनों के बारे में एक विशेष जानकारी जो मैं आपको प्रोवाइड कराना चाहूंगा वो ये कि दोस्तों मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो थी, मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी उसका आधार क्या था, उसका आधार था परमाणु भार। मेंडलीफ की आवर्त सारणी का आधार क्या था, एटॉमिक वेट था। और मोजले की आवर्त सारणी का आधार क्या है बताइए, परमाणु क्रमांक है। ये डिफरेंस याद रखिएगा। मेंडलीफ की पीरियडिक टेबल और मोजले की पीरियडिक टेबल, इन दोनों में ही एक तत्व ऐसा है जिसका स्थान अभी तक भी सुनिश्चित नहीं है। मतलब क्वेश्चन तो आपसे मेंडलीफ का पूछा है, लेकिन मेंडलीफ के अलावा मोजले की जो पीरियडिक टेबल है उसमें भी इस एलिमेंट का स्थान अभी तक सुनिश्चित नहीं है। और आप शायद इसे जानते होंगे, उत्तर है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं, आवारा। आवारा क्यों बोला है, क्योंकि इसकी जगह फिक्स नहीं है, इसका ठिकाना फिक्स नहीं है ना, और जिसका कोई ठिकाना ना हो उसको क्या बोलते हैं, आवारा। तो हाइड्रोजन को आवारा तत्व क्यों कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में अपना कोई भी निश्चित स्थान अभी तक नहीं रख पाया। क्लियर। कोई साइंटिस्ट कहता है इसको ग्रुप 1 में रखो, कोई साइंटिस्ट कहता है ग्रुप 17 में रखो, कोई कहता है कहीं रखो, कोई कहता है कहीं रखो। तो हाइड्रोजन का स्थान अभी तक सुनिश्चित नहीं हो पाया है, इसलिए हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहते हैं। और बाकी जानकारी एडिशनल आपके लिए मैंने प्रोवाइड की है। ठीक है, चलिए शेयर कीजिएगा। आई होप आपको आज सेशन को पढ़ने में मजा आ रहा होगा, क्योंकि साउंड क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी आज सब कुछ ठीक होगी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षीय, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज इन लिक्विड स्टेट एज रूम टेम्परेचर। ऑप्शन है लेड, ब्रोमीन, टंगस्टन, मरकरी। क्लियर। तो आप जवाब दीजिएगा कौन सा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में द्रव अवस्था में पाया जा रहा है। तो मैं बात करता हूं लिक्विड की, बात करता हूं सबसे पहले लिक्विड एलिमेंट्स, है ना। मैं द्रव तत्वों की बात कर रहा हूं। अब द्रव तत्व दो तरीके के पढ़ेंगे, मेटल में भी पढ़ेंगे और नॉन मेटल में भी, धातुओं में भी और अधातुओं में भी। ठीक है, चलिए
बात की जा रही है रूम टेम्परेचर पर, मतलब कमरे के ताप पर, मतलब सामान्य अवस्था में कमरे का ताप 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड जो है हम लोग मानते हैं। क्लियर। तो रूम टेम्परेचर पर धातुओं में तो मरकरी 12 और अधातुओं में ब्रोमीन। याद रखिएगा, रूम टेम्परेचर पर पूरी पीरियोडिक टेबल में दो तत्व, अगर आपसे पूछे रूम टेम्परेचर पर कितने तत्व आपके लिक्विड कंडीशन में पाए जाते हैं, तो तत्व हैं दो, एक तो आपका ब्रोमीन और दूसरा आपका मरकरी, लेकिन दोनों में से एक धातु है और एक अधातु है। आपसे पूछे कितनी धातु रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, तो एक। कितना नॉन मेटल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, तो एक। कितने एलिमेंट रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, तो दो। ये ध्यान रखिएगा। क्लियर। तीन टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि रूम टेम्परेचर पर मेटल कितने लिक्विड हैं, तो एक। नॉन मेटल कितने लिक्विड हैं, तो एक। लेकिन आपसे पूछा जाए एलिमेंट कितने लिक्विड हैं, तो उत्तर क्या जाएगा, दो। क्लियर। अच्छा, रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे, रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे, तो सीजियम और गैलियम ये दो मेटल भी हैं जो लिक्विड कंडीशन में आ जाते हैं। क्वेश्चन आता है कौन सी धातुएं हथेली पर रखते ही पिघल जाती हैं, कौन सी धातुएं हथेली पर पिघल जाती हैं, तो उत्तर बनता है सीजियम और गैलियम। क्यों? क्योंकि ये दोनों मेटल जो होती हैं इनको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर चाहिए और ये पिघल जाती हैं। हथेली पर रखते हैं, थोड़ा बॉडी से हीट निकलती है, थोड़ा फ्रिक्शन होता है और इससे ऊष्मा पैदा होती है, उस ऊष्मा से पिघल जाती है। तो सीजियम और गैलियम भी लिक्विड कंडीशन में आती है, लेकिन रूम टेम्परेचर पर लिक्विड कंडीशन में नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। रूम टेम्परेचर पर पूरी पीरियोडिक टेबल में दो तत्व हैं, ब्रोमीन और मरकरी। मरकरी धातु है, ब्रोमीन अधातु है। ठीक है। तो उत्तर आपका क्या बनेगा बताइए। अब जैसे ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग बन जाता है, क्यों? क्योंकि ब्रोमीन भी ऑप्शन में है, पारा भी ऑप्शन में, लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है मेटल, तो मेटल में हम उत्तर क्या करेंगे, मरकरी करेंगे, क्योंकि ब्रोमीन इज नॉट अ मेटल, ब्रोमीन एक मेटल नहीं है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो वे क्या बनाती है? ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हेन टू डिफरेंट बैक्टीरियल सेल्स कंबाइन दे फॉर्म। जनरली ये क्वेश्चन इंग्लिश में बनते हैं और इनको हिंदी में किया जाता है तो कुछ भी कर दिया जाता है। जनरली ये जो जीवाणु कोशिकाएं हैं इनको बोला जाता है जर्म सेल। अब एक्चुअल में इंग्लिश इनकी जर्म सेल है। जर्म सेल का मतलब होता है जनन कोशिकाएं, है ना। तो लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जनन कोशिकाओं का मतलब जैसे कि हो गया स्पर्म और जैसे कि हो गया ओवम, शुक्राणु और अंडाणु, ये जर्म सेल्स हैं। क्लियर। अब जब ये दोनों जुड़ती हैं, जब ये दोनों आपस में संयोग करती है तो कौन सी क्रिया होती है बताइए? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को क्या कहते हैं हिंदी में? निषेचन। और निषेचन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? जाइगोट का, युग्मनज का निर्माण होता है। और युग्मनज जो होता है, ठीक है, वो आपका उत्तर है। क्लियर। दूसरी बात अगर बात करें कि लैंगिक प्रजनन की बात करें तो कली तो भाई लैंगिक जनन के दौरान नई संतान पैदा होती है, तो कली कोई नई संतान नहीं है। फ्रूट कोई नई संतान नहीं है, फ्रूट का निर्माण तो बीजांड से होता है, अंडाशय से होता है। ठीक है। बीजाणु जो है वो अलैंगिक जनन के दौरान बनी हुई संरचना होती है। बीजाणु अगर वर्ड कहीं पर भी आ जाए, स्पोर, तो ध्यान रखिएगा ये लैंगिक जनन में बनते ही नहीं है, ये याद रखिएगा। बीजाणु कौन से जनन में बनते हैं? अगर आपसे पूछा जाए स्पोर कैसी संरचनाएं होती हैं, तो आप बोलेंगे स्पोर जो होती हैं वो अलैंगिक जनन संरचनाएं होती हैं, वो लैंगिक जनन की संरचनाएं है ही नहीं। तो उत्तर आपका वैसे भी क्या जाने वाला है? युग्मनज जाने वाला है। ये भी पता है कि लैंगिक जनन में किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, जब एक धातु पानी के साथ क्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? आप बताइए। जब एक धातु किसके साथ रिएक्ट करती है? वाटर के साथ। तो मान लीजिए जैसे आपने बनाया जिंक ले लिया, जिंक की रिएक्शन आपने किससे करवा दी? वाटर से। तो जब मेटल आपका किसके साथ रिएक्शन करेगा? वाटर के साथ, तो वो क्या बनाएगा? ऑक्साइड बनाएगा। और ऑक्साइड बनाकर कौन सी गैस रिलीज करेगा? हाइड्रोजन गैस। तो धातुएं जल के साथ रिएक्शन करके कौन सी गैस मुक्त करती है बताइए? हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। और किसका निर्माण कर लेती है? ये भी इंपॉर्टेंट है कि धातुएं जल के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेती हैं? ऑक्साइड बना लेती हैं। किसका निर्माण कर लेती हैं? ऑक्साइड्स का निर्माण कर लेती हैं। और धातु ऑक्साइड्स के बारे में हम लोग बोलते हैं कि जनरली जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो कैसी प्रकृति के होते हैं?
जनरली जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्लियर। अधातु ऑक्साइड जो होते हैं, ये ऑक्साइड्स के बारे में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको। अधातु ऑक्साइड आपके अम्लीय प्रकृति के होते हैं, और जो आपके उभयधर्मी ऑक्साइड्स होते हैं, उभयधर्मी, उभयधर्मी का मतलब जो अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं उनको बोला जाता है एम्फोटेरिक। और उभयधर्मी जो ऑक्साइड होते हैं उनमें आपके पास मोस्ट में बता देता हूँ, ZnO, Al2O3 है ना, H2O, वाटर, ये सब उभयधर्मी है। ठीक है। और अगले होते हैं उदासीन ऑक्साइड। उदासीन जो ना अम्ल है ना क्षार है ना, उदासीन ऑक्साइड। उदासीन ऑक्साइड में आपके पास NO आएगा, CO आएगा। ये कैसे हैं बताइए, उदासीन। तो ये टेबल याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्लियर। मेटल ऑक्साइड आपके क्षारीय, नॉन मेटल ऑक्साइड अम्लीय, उभयधर्मी जो अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करेंगे, उदासीन जो अम्ल और क्षार दोनों की तरह ही व्यवहार नहीं करेंगे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट। एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ करती है और 2 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड प्राप्त कर लेती है, इसका त्वरण बताइए। है ना, इंग्लिश में देखिए, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम इट्स स्टडी स्टेट, स्थिर अवस्था से गति प्रारंभ कर रही है। इट अचीव्स अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड इन 2 सेकंड्स, व्हाट विल बी इट्स एक्सीलरेशन। आपको क्या करना है, त्वरण बताना है। हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, क्या बताना है आपको, त्वरण बताना है। दोस्तों त्वरण ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, वेग में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन कैसे निकालते हैं, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन टाइम। अब देख लीजिए, एक बात बताइए, अगर स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ कर रही है तो प्रारंभिक वेग 0 है, अंतिम वेग आपको दिया गया है 5 मीटर पर सेकंड, और टाइम आपको दिया हुआ है कितना, 2 सेकंड। तो इसको सॉल्व करेंगे, v माइनस यू करेंगे, 5 माइनस 0, भाग लगाएंगे 2 का, आंसर आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उत्तर देख लीजिएगा, उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए। ये शायद आपने भी कर लिया होगा, बहुत ही बेसिक है, बहुत ही सिंपल है, तो ये शायद आप भी कर चुके होंगे, उम्मीद है मुझे। क्लियर, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत करवाए हैं मैंने क्लास में आपको। ओके चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक नहीं है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण वो क्रिया है जिसमें पेड़ पौधे क्या करते हैं, CO2 और वाटर का उपयोग करते हैं प्रकाश की उपस्थिति में। क्लियर। और क्या बना लेते हैं, ग्लूकोज बना लेते हैं, ग्लूकोज भोजन है, साथ में ऑक्सीजन गैस बना लेते हैं। प्राणवायु हमें किस क्रिया के द्वारा मिलती है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा मिलती है पेड़ पौधों से। प्रकाश को अवशोषित कौन करता है, पादपों के अंदर क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पादपों का प्रकाश संश्लेषणी वर्णक है, इसको बोलते हैं पर्णहरित। तो आपसे पूछ रहा है कि किसकी जरूरत नहीं है, बताइए। पर्णहरित की तो जरूरत है यार, बोलो बताइए, पर्णहरित की तो जरूरत है। क्लियर। CO2 की जरूरत है, वाटर की जरूरत है, तो देखिए क्लोरोफिल की जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, सूर्य के प्रकाश की भी जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन तो उल्टा पैदा हो रही है, और ऑक्सीजन पैदा हो रही है, इसकी जरूरत नहीं है, तो अपना आंसर क्या बनेगा, ऑक्सीजन, क्योंकि पूछ यही रहा है कि किसकी जरूरत नहीं है। क्लियर। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन तो आपको पता है, देखिए क्या हो रही है, ऑक्सीजन तो उत्पाद है, यानी ऑक्सीजन तो बन रही है, ऑक्सीजन यूज में नहीं आ रही है, ऑक्सीजन बन रही है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन, शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है, हाउ इज पावर इंटरप्रिटेड। शक्ति, व्हाट इज पावर, तो पावर के लिए बोलते हैं दोस्तों P बराबर W/T, पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम। नीचे टाइम हो तो हम कहते हैं दर, तो आप कह सकते हैं कार्य करने की दर। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति। तो ऊर्जा स्थानांतरण में किया गया कार्य नहीं, कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर, एकदम करेक्ट। क्यों, क्योंकि कार्य ऊर्जा के बराबर है, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं ऊर्जा स्थानांतरण की दर। इन दोनों को ही आप क्या कहेंगे, पावर। भार, भार बढ़ाने के लिए आरोपित बल नहीं, बल के बराबर नहीं होती। 1 मिनट में किया गया कार्य नहीं, ये भी बराबर नहीं। 1 मिनट की जगह अगर यहाँ होता 1 सेकंड में किया गया कार्य, क्यों, क्योंकि समय की यूनिट क्या होती है,
यहाँ अगर हम टी की जगह 1 सेकंड कर दें तो पी बराबर वर्क हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं प्रति सेकंड किया गया कार्य वो क्या होता है बताइए, शक्ति होती है। लेकिन यहाँ पर टाइम की जो यूनिट है वो गलत दी हुई है, या 1 मिनट नहीं होना चाहिए था, या 1 सेकंड अगर होता तो हम करेक्ट कर सकते थे। तो उत्तर क्या बनेगा अपना बताइए, उत्तर बन जाएगा अपना, उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर क्या कहलाती है बच्चों, शक्ति कहलाती है। क्वेश्चन नेक्स्ट, सही मायने में फ्री फॉल केवल कहां होता है? फ्री फॉल इन ट्रू सेंस अकर्स ओनली इन। फ्री फॉल क्या, ये क्या कह दिया, फ्री फॉल को हिंदी में बोला जाता है मुक्त पतन। मुक्त पतन, या कह सकते हैं मुक्त रूप से गिरना, या कह सकते हैं स्वतंत्रता पूर्वक गिरना। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरती है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसकी गति में क्या होना चाहिए, गुरुत्वीय त्वरण। क्लियर। अब जनरली क्या होता है कि हम लोग वायु में भी इसे मान लेते हैं, लेकिन वायु में नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि वायु जो होती है वो कौन सा बल लगाती है, श्यान बल लगाती है, विस्कस फोर्स लगाती है। ठीक है। हवा में भी वही श्यान बल लगेगा, समुद्र में भी क्या लगेगा बताइए, द्रव कौन सा, लिक्विड कौन सा बल लगाते हैं, श्यान बल लगाते हैं। साथ में लिक्विड में, पानी में तो उत्प्लावन भी लगेगा। ठीक है। तो निर्वात में उत्तर क्या बनेगा, जनरली जो मुक्त पतन है, जनरली जो फ्री फॉल है, वो कहां पे पॉसिबल है, वो वैक्यूम में ही पॉसिबल है। लेकिन हम वायुमंडल में भी श्यान बल को कंडीशन लगाते हैं कि अगर वायु के प्रभाव को नगण्य मान लिया जाए, अगर श्यान बल को नगण्य मान लिया जाए, तो वायुमंडल में भी मुक्त पतन संभव है। लेकिन श्यान बल कभी भी शून्य नहीं होता, थोड़ा बहुत तो लगता है। इसका मतलब जो फ्री फॉल है, जो मुक्त पतन है, is only possible in vacuum। क्लियर। एग्जैक्ट तो निर्वात में ही पॉसिबल है, बाकी वायु में भी हम पॉसिबल मानते हैं, लेकिन एक कंडीशन मानते हैं कि जब श्यान बल क्या हो, शून्य हो। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट, प्रोटीन संश्लेषण में एक क्षार इवेंट से किसका निर्माण होता है? इन प्रोटीन सिंथेसिस एन डैश 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 इज फॉर्म फ्रॉम एन एल्कली इवेंट। देखिए प्रोटीन संश्लेषण, बच्चों थोड़ा सा गौर करिएगा। ऑप्शन में है एमआरएनए कॉपी, डीएनए और आरएनए कॉपी, आरएनए कॉपी। आपने प्रोटीन संश्लेषण का एक सिद्धांत पढ़ा होगा जिसे बोलते हैं सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा जो है आपका, ये है HFC क्रिक का, HFC क्रिक। HFC क्रिक ने एक सिद्धांत दिया था जिसे हम सेंट्रल डोगमा कह रहे हैं। और ये जो सेंट्रल डोगमा है, ये आपको बताता है कि सबसे पहले डीएनए है, डीएनए से निर्माण होता है एमआरएनए का, और एमआरएनए से बनती है प्रोटीन। तो यही कह रहा है कि क्षार इवेंट, डीएनए में क्या होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, और वो नाइट्रोजनी क्षारों के क्रम में कुछ परिवर्तन होता है और क्या हो जाता है, एमआरएनए का निर्माण हो जाता है। तो उत्तर क्या बनेगा आपका, एमआरएनए। क्षार इवेंट से किसका निर्माण होता है, क्षार इवेंट से एमआरएनए का निर्माण होता है। क्या ये बात आपके समझ में आ गई? ठीक है। 1 मिनट के लिए आप होल्ड कीजिएगा, क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इज गोइंग टू डिस्चार्ज। तो मैं इसको थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर देता हूं। तब तक के लिए आप 1 सेकंड के लिए होल्ड कीजिएगा। वन सेकंड आप होल्ड कर लीजिएगा। ठीक है। और आप अगले क्वेश्चन को तब तक के लिए सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये लीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तब तक मैं जो है इसको कनेक्ट कर दूँ। चलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, तब तक मैं जो है इसको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। चलिए कनेक्टेड। तो क्वेश्चन है आपके पास, 10 किलोग्राम की वस्तु 5 मीटर पर सेकंड से गतिमान है, वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने है। और देखिएगा, आपको पता है कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है के बराबर हाफ mv²। क्लियर। द्रव्यमान आपके पास 10 kg है,
है ना। v आपके पास 5 है, 5 का स्क्वायर किया 25, 2 से काटा इसको कितनी बार, 5 बार, 25 पंजे 125 जूल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। हम लोगों ने जिस तरह की प्रैक्टिस कर रखी है, जिस तरह का कंटेंट हमने पढ़ा है, उसके लेवल के अगर बात करें तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चन हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, परमाणु शब्द किसने दिया। यार ये कहने की जरूरत है क्या, पहली दूसरी क्लास में ही पढ़ाता हूं कि परमाणु शब्द आपका किसने दिया था, डेमोक्रिटस ने। क्लियर, किसने दिया। देखिए इंग्लिश में पूछ रहा है हु कॉइन्ड द टर्म एटम, अगर ऐसे पूछता हु कॉइन्ड द टर्म परमाणु, ऐसे पूछता हु कॉइन्ड द टर्म परमाणु, ऐसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में ऐसे परमाणु लिखा होता तो उत्तर कर देते महर्षि कणाद, क्योंकि परमाणु इंग्लिश हिंदी दोनों में कणाद ने दिया था, लेकिन एटम जो टर्म है ये किसने दिया बताइए, डेमोक्रिटस ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन आर.एच. व्हिटेकर द्वारा 5 राज्य वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है। जिन्होंने मेरा क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा उन्हें अच्छे से पता होगा कि ये क्वेश्चन कैसे किया जाना है, उन्हें ये पता होगा कि ये क्वेश्चन कैसे होना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, आर.एच. व्हिटेकर सबसे मान्य जो वर्गीकरण है वर्तमान में, जो आप एनसीईआरटी में पढ़ते हो, 5 किंगडम थ्योरी। क्लियर, 5 जगत पद्धति। 5 जगत कौन कौन से हैं वर्तमान में, ये देखिए मैं बताता हूं। पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई, चौथा है प्लांटी, और पांचवा एनिमेलिया। क्लियर, मोनेरा में बता देता हूं आपको बैक्टीरिया आता है, मोनेला में नील हरित शैवाल आपके आते हैं। ठीक है, और मोनेरा में ही आती है माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी कोशिका किसमें आती है, मोनेरा में ही आती है। प्रोटिस्टा के अंदर कुछ विशेष डायटम्स आते हैं। प्रोटिस्टा के अंदर प्रोटोजोआ भी प्रोटिस्टा के अंदर आता है। ठीक है, और आपके यूग्लिनोइड, डाइनोफ्लेजिलेट्स, ऐसे कुछ शैवाल टाइप के। प्रोटिस्टा मतलब एक तरीके से एक काफी प्रकार के, सबसे ज्यादा प्रकार के जो जंतुओं का समूह है वो प्रोटिस्टा है। मतलब प्रोटिस्टा के अंदर मोनेरा के भी कुछ मेंबर, फंगस के भी कुछ मेंबर, प्लांटी के भी कुछ मेंबर, एनिमेलिया के भी कुछ मेंबर, सभी टाइप के पाए जाते हैं। फंगस में पाए जाते हैं कवक, प्लांटी में आपका आता है शैवाल, से स्टार्ट करेंगे, प्लांटी में शैवाल भी आता है और सभी पादप आते हैं, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, और एनिमेलिया के अंदर आते हैं एनिमल्स। तो 5 जगत पद्धति में बताइए प्रोटोजोआ नाम कहीं पर है क्या, भाई मेन नाम नहीं है, अंदर तो होगा ही कहीं ना कहीं, लेकिन 5 जगत पद्धति में क्या प्रोटोजोआ संघ है क्या, एनिमेलिया है, फंजाई है, प्रोटिस्टा है, प्रोटोजोआ नहीं है। तो उत्तर आपका क्या बनेगा, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है वो 5 जगत वर्गीकरण पद्धति का हिस्सा नहीं है, वो प्रोटिस्टा के अंदर है, 5 जगतों में नहीं है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, इसमें प्रोटोजोआ नहीं है कहीं पर भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है। देखिए बल को बोलते हैं फोर्स और विस्थापन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है, सब जानते हैं दोस्तों, इसे कार्य कहते हैं। क्या बोलते हैं, वर्क। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में टाइम लगाने की जरूरत ही नहीं है। मोमेंटम क्या होता है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, ये क्या होता है, मोमेंटम, संवेग, है ना। और त्वरण क्या होता है, ए बराबर वेग में परिवर्तन, थोड़ा सा करेक्ट लिखना पड़ेगा, ओके, वेग में परिवर्तन बट्टा समय में परिवर्तन, ये क्या होता है, त्वरण होता है। और भार, भार तो आपको पता है W बराबर m/g। क्लियर, ये भार वेट है, वो W वर्क वाला मत समझ लेना कि भाई ये W कैसे, ये वेट है, वो आपका वर्क है। तो उत्तर आपका क्या होने वाला है, वर्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होंगे, हाउ मेनी एटम्स आर इन ए कॉपर मॉलिक्यूल। दोस्तों आप सबको पता है कि हम एक किसको मानते हैं, एक मानते हैं एक मोल को, और एक मोल में कितने परमाणु बताए थे, 6.023 इंटू 10⁻23। इसको बोलते हैं आवोगाद्रो संख्या, नंबर एवोगैड्रो। क्लियर, तो आपका उत्तर क्या बनने वाला है, एक मोल में अणु परमाणुओं की संख्या। फिर भी ये ध्यान रखना है, जैसे आपसे पूछ ले कि हाइड्रोजन गैस के एक मोल में कितने परमाणु होंगे, तो हाइड्रोजन गैस एक अणु है। क्लियर, और इस हाइड्रोजन गैस के एक अणु में कितने परमाणु आ रहे हैं, 2 परमाणु आ रहे हैं। क्लियर,
तो जब 1 मोल के लेवल पर बात करेंगे तो हम 6.023 इंटू 1 सेकेंड 6.023 इंटू 10⁻23 है। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो उत्तर जो आपका आने वाला है वो आपका आएगा 12.046 इंटू 10⁻23। क्लियर? क्यों? क्योंकि हमें पता चला कि कॉपर जो होता है वो एक परमाणु के रूप में ही पाया जाता है, जबकि हाइड्रोजन गैस किसके रूप में पाई जा रही है? 2 परमाणु के रूप में। जैसे सल्फर है तो सल्फर 8 परमाणु ग्रुप में मिलता है, फॉस्फोरस है 4 परमाणु ग्रुप में मिलता है, ओजोन है कितने परमाणु ग्रुप में मिलती है? 3 एटम्स के रूप में मिलती है। तो हमको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है जब कैलकुलेशन करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? ठीक है, तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा अवशोषित ऊर्जा, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग, यांत्रिक कार्यों के दौरान उत्सर्जित ऊर्जा या कार्य करने की दर के बराबर ऊर्जा। तो बहुत ही सिंपल सा है कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग होता है, क्लियर, यांत्रिक ऊर्जा कांस्टेंट रहती है ऑब्जेक्ट की गति के दौरान। अगर गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो स्थितिज घटेगी, स्थितिज बढ़ेगी तो गतिज घटेगी। मतलब गति के दौरान जो वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा है वो क्या रहती है? स्टोर्ड रहती है, कंजर्व रहती है। ठीक है, सिंपल सा है। गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी तो स्थितिज ऊर्जा घटती जाएगी, स्थितिज ऊर्जा घटती जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। ऑपोजिट। विसरण के बारे में क्या सही नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट डिफ्यूजन? दोस्तों विसरण क्या होता है? विसरण होता है बंद कमरे में आपने एक जगह अगरबत्ती जलाई, धीरे धीरे उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाए, ये विसरण है। क्लियर? यानी कि पदार्थ के कणों का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना। तो डी ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना। क्लियर? गैसों के विसरण की दर, बिल्कुल गैसें बहुत दूर तक पहुंच जाती है, बहुत जल्दी पहुंच जाती है, बजाय द्रवों की विसरण की दर कम होती है, और ठोसों के विसरण की दर तो और भी कम होती है। गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है। दूसरा ऑप्शन ये है। पहला ऑप्शन, विसरण केवल तभी संभव है जब पदार्थ के कण लगातार गतिमान अवस्था में हो। ठीक है दोस्तों, गैसों के वितरण की दर उनके आयतन पर निर्भर, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस डिपेंड्स ऑन देयर वॉल्यूम। दोस्तों गैसों के वितरण की दर की अगर बात करें तो गैसों का जो विसरण होता है, ग्राम, एक वैज्ञानिक थे ग्राम का विसरण नियम। क्लियर? किस वैज्ञानिक का? ग्राम का विसरण नियम कहता है कि विसरण की जो दर है वो घनत्व के वर्गमूल के विक्रमानुपाती होती है। घनत्व के, है ना, डेंसिटी के वर्गमूल के विक्रमानुपाती होती है। क्लियर? अब दोस्तों घनत्व पर निर्भर कर रही है तो घनत्व और आयतन एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, और घनत्व और आयतन एक दूसरे का अपोजिट होते हैं तो आयतन पर भी निर्भर करेगी, बिल्कुल आयतन पर भी निर्भर करेगी। ठीक है, कि कितनी ज्यादा गैस है उतना ज्यादा उसका डिफ्यूजन होगा। लेकिन ये ऑप्शन गलत है कि विसरण केवल तभी संभव है जब पदार्थ के कण लगातार गतिमान अवस्था में हो। ऐसा नहीं है। ठीक है, विसरण के कण धीरे धीरे भी गति कर सकते हैं, एक कण कभी चला गया, दूसरा कण कभी चला गया। ठीक है, तो विसरण के कण धीरे धीरे भी गति कर सकते हैं, लगातार स्पॉन्टेनियस फ्लो की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऑक्सीडाइज रेडली एट हाई टेम्परेचर? देखिए आपको पता है कि जनरली उच्च तापमान पर वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस लेकर मेटल्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। क्लियर? या इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं तो भी उनका ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो इंसुलेटर बोला जाता है दोस्तों ऊष्मारोधी पदार्थ। ऊष्मारोधी पदार्थ भी उच्च तापमान पर ऑक्सीकृत हो जाते हैं, चालक भी ऑक्सीकृत हो जाते हैं, अर्धचालक भी ऑक्सीकृत हो जाते हैं। लेकिन मिश्र धातुओं की खास बात यही है कि मिश्र धातुओं का ऑक्सीकरण नहीं होता, एलॉयज का हाई टेम्परेचर पर भी ऑक्सीडेशन नहीं होता। इसीलिए मिश्र धातुओं को मिलाकर बनाई जाती हैं, क्योंकि उनका इजीली ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो आंसर क्या बनेगा? एलॉयज। आपसे पूछा जाता है कि मिश्र धातुओं की उपयोगिता क्या है, तो मिश्र धातु की उपयोगिता सबसे बड़ी यही है कि उन्हें हाई टेम्परेचर पर भी ऑक्सीडाइज नहीं किया जाता। इसलिए मिश्र धातुओं का, जैसे नाइक्रोम है, तो नाइक्रोम का आप क्या कर रहे हो? नाइक्रोम का आप यूज कर रहे हो कहां पर? हीटर के अंदर, आपके इलेक्ट्रिक प्रेस के अंदर, इलेक्ट्रिक केटली के अंदर। क्यों? क्योंकि वो हाई टेम्परेचर पर भी 2,000 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी वो ऑक्सीडाइज नहीं होती, ऑक्सीकृत नहीं होती है। नाइक्रोम एक मिश्र धातु है। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं।
द्रव्यमान 400 किलोग्राम की बंदूक, देखिए ये लीजिए साहब, 400 किलोग्राम की आपने बंदूक बना दी, ये 400 केजी की है। इसका प्रतिघात वेग, मतलब जब बंदूक चली तो इसको पीछे की तरफ वेग मिला 0.25 मीटर पर सेकंड का। तो आपसे संवेग पूछ रहा है, सिंपल है, एम इंटू वी। अरे यार सिंपल है ना, एम इंटू वी, 400 को मल्टीप्लाई किया 0.25 से, मतलब 1/4 है, 1/4 को 400 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 100। और ये आ गया आपका किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ये संवेग हो गया, सिंपल। अच्छा, यूनिट के ऊपर बन रहा है क्वेश्चन, 100 किलोग्राम। देखिए एम इंटू बी, तो एम इंटू बी की यूनिट, क्योंकि क्वेश्चन यूनिट के ऊपर है, द्रव्यमान की यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी यूनिट मीटर प्रति सेकंड, तो आप देख लीजिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड ये वाला, क्योंकि ऑप्शन तो सारे ही 100 हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना। यहाँ पे आपको मोमेंटम की यूनिट से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बाकी तो सारा 100 है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन करते हैं। ऑक्टेट्स का न्यूलैंड सिद्धांत केवल लागू होता है। देखिए न्यूलैंड ने वर्गीकरण का प्रयास किया और न्यूलैंड ने एक सिद्धांत दिया था। न्यूलैंड ने तत्वों की तुलना किससे कर दी, न्यूलैंड ने तत्वों की तुलना संगीत के 7 सुरों से कर दी। कौन से वाले, सा, रे, का, मा, पा, था, नी, सा। बोला इन्होंने कि पहला और 8वां सुर जैसे एक दूसरे से समानता दर्शा रहा है, उसी तरीके से हर 8वां तत्व एक दूसरे से समानता दर्शाता है। ये न्यूलैंड का अष्टक नियम था। लेकिन ये केवल कहाँ तक पॉसिबल था, ये केवल कैल्शियम तक पॉसिबल था। मैंने आपको पढ़ाया भी था, ये केवल कैल्शियम तक पॉसिबल। क्लियर, कहाँ तक सक्सेसफुल था ये, कैल्शियम तक। क्लियर, मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ इसको, देखिए। ठीक है, इसके एग्जांपल्स भी मैं आपको दे देता हूँ, देखिएगा। जैसे है, ली, ना, ठीक है। इधर बेटा मांगे कार, ओके। ठीक है, ये आपका बोरोन, एल्यूमिनियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, ये हो गया सिलिकन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। अब इनमें आप जब एटम्स, एटॉमिक जो नंबर है उनका अंतर देखेंगे तो देखिएगा, लिथियम 3, ये 11, ये 19, बताइए कितने कितने का डिफरेंस है, 8 8 का डिफरेंस है। ठीक है, इधर बेरिलियम 4, ये मैग्नीशियम 12, ये 20, कितने का डिफरेंस है, 8 8 का। ये 5, ये 13, ये 6, ये 14, ये 7, ये 15, ये 8, ये 16, ये 9, ये 17, 8 8 का डिफरेंस है। लेकिन कैल्शियम के आगे ये कहानी नहीं चली। क्लियर, तो न्यूलैंड के अष्टक नियम की सीमा कहाँ तक थी बताइए, कैल्शियम तक। न्यूलैंड के समय पर 56 तत्व थे, जिनमें से पहला था हाइड्रोजन, और जो लास्ट था वो था थोरियम। थोरियम कौन सा था, थोरियम, याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी पेपर में आ रखा है, कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको ग्रुप डी के क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तब। ठीक है, तो उत्तर कैल्शियम है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक है। दोस्तों ये काफी बार क्वेश्चन आ गया है, और सरल स्थायी ऊतक में आपके पास आंसर है कोलेनकाइमा, क्योंकि ये 3 टाइप के होते हैं, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। 3 टाइप के होते हैं सरल स्थायी ऊतक। ये क्या है, सरल स्थायी ऊतक। दूसरा आपसे पूछ ले जटिल स्थायी ऊतक कौन कौन से हैं, जटिल स्थायी ऊतक, तो जटिल स्थायी ऊतक के 2 एग्जाम्पल है आपके पास, जाइलम और फ्लोएम। क्लियर, अभी 2 टाइप के तो हो गए स्थायी ऊतक, सरल और जटिल। दूसरे ऊतक जो है उन्हें बोला जाता है विभज्योतक। विभज्योतक वो मेरिस्टमेटिक है, वो लगातार विभाजन करते रहते हैं, वो कभी स्थायी नहीं होते। क्लियर, और जो स्थायी होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, सरल और जटिल। सरल में 1 प्रकार की कोशिकाएं होती है, जटिल में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ये पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं इन्हीं सेशंस में, दैट्स वाई दोबारा से एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो कोलेनकाइमा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट,
उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, अम्ल आदि द्वारा प्रभावित होती है। देखिए कोई मेटल है और मेटल के आसपास क्या हो जाए, नमी हो, मेटल के आसपास कोई एसिड हो, इनका उसके ऊपर प्रभाव पड़े। याद कीजिए, जब लोहे को नमी की उपस्थिति में छोड़ दिया जाए तो उस पर क्या लग जाती है बताइए, जंग। जंग लगने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, संक्षारण, रस्टिंग। तो उत्तर क्या बनेगा बताइए, कोरोजन। क्लियर। धातुओं को जब आप नमी या अम्लों के साथ छोड़ देंगे तो उनका ऑक्सीकरण हो जाता है, उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ऑक्सीडेशन के परिणाम स्वरूप उन पर जंग लग जाती है, जिसको कि संक्षारण या कोरोजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। क्लियर। आपसे कोई पूछ ले लोहे पर जंग का सूत्र क्या है, तो Fe2O3.XH2O, ये लोहे पर जंग का सूत्र है, Fe2O3.XH2O। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच रखा गया है। ये लीजिए भाई, अवतल दर्पण बनाते हैं। अवतल दर्पण कैसा बनेगा, देखिए अवतल दर्पण बाहर से होगी पॉलिश और अंदर धसा हुआ भाग परावर्तन का कार्य करेगा। अब आपने ये बना दी क्या, आपने डायग्राम थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं बना है, स्ट्रेट बनाते हैं इसको। अरे यार, इससे स्ट्रेट बनाने में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। ठीक है, ये दर्पण का क्या हो गया बताइए, ये दर्पण का फोकस, ये दर्पण का वक्रता केंद्र, और ये बना दिया अनंत। ठीक है। मैंने आपको, याद कीजिएगा, अपनी क्लासेस में एक तरीका बताया था, याद कीजिएगा तरीका क्या, ऐसे आकृतियों बनाई थी कि अगर अनंत पर रख रहे हो वस्तु को, ए डैश, ए पर, यहां पर अनंत पर वस्तु को रख रहे हो तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, फोकस पर, ए डैश। फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, यहां, ये अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु को रखोगे तो प्रतिबिंब इधर खिसक जाएगा, वो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच आ जाएगा, ये वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखोगे तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में यहां रख दिया तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच चला जाएगा, ये रहा डी डैश। और अगर वस्तु को आपने फोकस पर रख दिया तो प्रतिबिंब आपका कहां चला जाएगा, अनंत पर। तो ये देखिए, जैसे जैसे वस्तु को पास ला रहे हो वैसे वैसे प्रतिबिंब दूर जा रहा है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, फोकस और बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच यहां वस्तु को रख रहे हो तो इसका प्रतिबिंब डी डैश देखिएगा कहां बन रहा है, इसका प्रतिबिंब बन रहा है इसका प्रतिबिंब बन रहा है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अच्छा, खास बात और एक, कि प्रतिबिंब, ये सारे के सारे प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टे हैं, लेकिन ये जो प्रतिबिंब है ये बहुत छोटा है। जैसे जैसे वस्तु को नजदीक लाएंगे प्रतिबिंब बढ़ेगा, है ना, ये भी छोटा रहेगा। वक्रता केंद्र वाला प्रतिबिंब बराबर का हो जाता है साइज में, है ना, ये प्रतिबिंब आपका बड़ा हो जाता है और ये प्रतिबिंब आपका बहुत बड़ा हो जाता है। देखिएगा मेरी क्लास, सब कुछ समझाया मैंने। तो प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है, क्लियर, साथ ही साथ वास्तविक और उल्टा। तो इमेज तो सिंपली इमेज ही पूछ रहा है आपसे, तो यार ये तो डायरेक्ट कर दीजिए वास्तविक और उल्टी। अब आप कहेंगे सर सारी वास्तविक और उल्टी थी तो आपने इतनी चीजें क्यों बताई, क्योंकि एक कंफ्यूजन है क्या, कि अगर वस्तु को यहाँ फोकस और यहाँ इसके बीच में यहाँ रख दोगे, कहाँ, एफ, वस्तु को आपने यहाँ रख दिया तो अब प्रतिबिंब इधर नहीं बनेगा, अब प्रतिबिंब जो है वो इधर बनेगा, इधर। क्लियर, ऐसा, और ये बनेगा आभासी, सीधा और बड़ा। तो एक ये भी है, इस वजह से हमें देखना पड़ा कि वस्तु कहां रखी हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, टंगस्टन का गलनांक, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज। ये इसको लेकर काफी क्वेश्चन आते हैं और एनसीईआरटी ने इसकी जो वैल्यू दी हुई है और ग्रुप डी ने जो आंसर माना हुआ है वो है 3380 डिग्री सेंटीग्रेड। वैसे मैं जहां तक मानता हूं 3300 से 3400 के बीच में जो आ जाए तो वो करेक्ट है, लेकिन एनसीईआरटी ने वैल्यू दी हुई है आपके, दैट्स वाई इसको थोड़ा सा आपको प्रायोरिटी पे लेना पड़ेगा। 3380 डिग्री सेंटीग्रेड आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो वैसे तो 3300 से 3400 है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे नजदीक नजदीक है ना, वरना तो क्लियर हो ही जाता, लेकिन ऑप्शन यहाँ 3308 और 3380 दोनों ऑप्शन है, इस वजह से हमें 3380 को प्रायोरिटी पे रखना पड़ा। तो क्लास के हुए क्वेश्चंस खत्म।
बहुत अच्छा सेशन रहा, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा कि परीक्षा एप्लीकेशन पर साइंस के पेड कोर्स भी चल रहे हैं और मैथ्स के पेड कोर्स भी चल रहे हैं। साइंस का भी पेड कोर्स चल रहा है और मैथ्स का भी हरेंद्र सर का पेड कोर्स 15 मई से आपका लाइव हुआ है। मैथ्स के कोर्स की फीस 2500 है। हरेंद्र HARENDRA हरेंद्र 40, इस कोड पर आपको 40% के डिस्काउंट के बाद 1500 रुपये में 9 मंथ की वैलिडिटी के लिए कोर्स मिलेगा। और साइंस के कोर्स की फीस जो है वो 1299 है। क्लियर। और BK पाठक 40, ये कैपिटल में डालना है पूरा बिना स्पेस के, BK पाठक 40। इसके बाद आपको 40% के डिस्काउंट के बाद 780 रुपीज़ में ये कोर्स भी आपका 9 मंथ के लिए आपको मिलेगा। क्लियर। और वैलिडिटी 9 मंथ है। इंक्वायरी नंबर आप 8600978622 पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। इसी तरह के सेशंस आपको डेली मिला करेंगे। आज रिकॉर्डेड सेशन में मैंने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया चीज़ों को, ताकि आपको रिकॉर्डेड सेशन में भी लगे कि क्वेश्चन को उसी तरह एक्सप्लेन किया गया है जिस तरह से लाइव क्लास में हम एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बात करने वाले हम नेक्स्ट क्लास में कल। और आज के सेशन के बारे में आप बताइएगा कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा। तो नेक्स्ट बात हम करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय, जय हिंद।